नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक अमीर दोस्त ने गरीब दोस्त का सभी के सामने मजाक उड़ाया, तो उसने कर दिया ऐसा काम कि सभी देखते रह गए। पिताजी, मैं आपके घर आपकी बेटी बनकर आ रही हूँ। आप मेरा कभी अपमान मत होने देना। बेटी के रूप में मुझे पाकर आप कभी निराश ना होना। आपके घर में मेरे जन्म लेते ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसा सपना मोहन जी को उनकी शादी के 2 महीने बाद ही दिखने लगे थे। मोहन जी के परिवार में अब तक जो भी पहली संतान हुई थी, अब तक बेटा ही हुआ था। इसलिए मोहन जी भी निश्चित थे कि उनके भी पहला संतान बेटा ही होगा। और जब मोहन जी ने अपने सपने के बारे में अपनी माँ को बताया, तो उनकी माँ कमला जी ने कह दिया कि वह तो तेरा वहम है। नींद में देखा हुआ सपना भी कभी सच होता है भला। अपनी माँ की बातों को सुनकर मोहन जी को भी लगा, अरे ये एक मामूली सा सपना ही तो है, तो उसके बारे में इतना ज़्यादा क्या ध्यान देना। ऐसा सोचकर उन्होंने उस सपने के बारे में ध्यान देना ही छोड़ दिया। लेकिन जब उनकी पत्नी रमा जी प्रेग्नेंट हुई, तब उन्हें कुछ दिनों तक चिंता तो हुई, लेकिन बाद में उन्होंने सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दिया और अपनी दिनचर्या के कामों में लग गई। लेकिन ये क्या, रमा जी ने तो सचमुच एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। परिवार में पहली बार पहली बेटी का जन्म लेना मोहन जी के पिता परमानंद जी के लिए बड़ा असहनीय था, लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते थे। इसलिए मन महसूस कर चुप रह गई। सोचा दूसरी संतान बेटा हो सकता है। फिर जब रमा जी दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, तब परिवार के सभी लोगों को उम्मीद थी कि दूसरी संतान जरूर बेटा ही होगा। लेकिन ये क्या, दूसरी संतान भी बेटी ही हुई। और समय भी मोहन जी को वो ऐसा ही सपना दिखाई दिया जैसे पहले दिखा था। उन्होंने उस सपने के बारे में भी अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने उतना ध्यान ही नहीं दिया और पहली बेटी का नाम नेहा और दूसरी बेटी का नाम बड़े ही प्यार से दिशा रखा। अब जब रमा जी तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, तब भी मोहन जी को वैसा ही सपना दिखाई दिया जैसे पहले दिखाई दिया था। और जब उनकी तीसरी संतान ने जन्म दिया, तो वह भी लड़की ही थी। अब मोहन जी ने सोचा, हर बार मुझे बिटिया का ही सपना दिखाई देता है, इसलिए तीसरी बेटी का नाम उन्होंने सपना ही रख दिया। सपने के जन्म लेते ही वास्तव में मोहन जी के घर में खुशियों की बहार आ गई। उनके कई बिगड़े काम बनने लगे थे। अब उनके घर में चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई थी। अपनी बड़ी बहनों के साथ सपना बेटियां भी बड़ी होने लगी। तीनों ही बहनें स्कूल में पढ़ाई करने जाने लगी। तभी एक आपदा उनके घर में ऐसी आई कि परमानंद जी और मोहन जी अपने खेत से उपजे अनाज को बेचने के लिए अनाज मंडी लेकर गए हुए थे कि वापस आते समय उनकी गाड़ी ही पलट गई और उन्हें गंभीर चोट लगी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु भी हो गई। रमा जी के परिवार में तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। लेकिन मोहन जी की माँ कमला जी ने हिम्मत करके अपने परिवार के सभी सदस्यों को ढाढ़स बंधाया कि उनके रहते किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी रमा जी रोती या मायूस हो जाती, कमला जी उसे समझाती कि जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथों में है, इसलिए हम सभी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अपनी बहू रमा जी को आश्वासन भी दिया करती कि उनके रहते उनके परिवार को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह भी मन ही मन चिंतित होती थी कि अब परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने भी जीना सीख ही लिया था। लेकिन पहले की तरह संपन्नता अब नहीं रह गई थी। फिर भी रमा जी की सोच थी कि वे अपनी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगी। इसलिए जो कभी महारानियों की तरह रहने वाली बहू आज खेतों में लोगों के घरों में जा जाकर काम करने के लिए मजबूर थी।
जब बड़ी बेटी नेहा का ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तभी उसकी बुआ ने अपने रिश्तेदारी के ही एक लड़के जिसने डॉक्टरी कोर्स किया हुआ था, उसका रिश्ता नेहा के लिए लाई। नेहा देखने में इतनी सुंदर और सुशील थी कि उसके व्यवहार से, उसके मासूमियत से हर कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। इसलिए लड़के के मम्मी पापा ने भी नेहा को एक बार में ही देखकर हाँ कह दिया। अब बारी थी नेहा और उसके परिवार वालों की राय जानने की। तो इतना अच्छा रिश्ता कि लड़का डॉक्टर है, घर परिवार से संपन्न हो, इसके अलावा उन्हें और क्या ही चाहिए था। लड़का देखने में सुंदर भी था, इसलिए उन्होंने एक बार में ही हाँ कह दिया। अब नेहा की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ कर दी गई। दिशा की शादी के लिए कमला जी ने अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया। अब बारी थी दूसरी लड़की दिशा की शादी करने की। उसकी शादी भी नेहा की शादी के 3 साल बाद कर दी गई। उसके लिए जो लड़का देखा गया था वह बहुत पैसे वाला तो था, लेकिन शराब के नशे में हमेशा डूबा रहता था और बदचलन किस्म का लड़का था। इसलिए दिशा ने उसके साथ शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। तब दिशा के साथ पढ़ने वाली एक लड़की राजन ने दिशा के साथ शादी करने के लिए कहा। उसने कहा कि उसने IIT पास कर ली है, अब उसे जॉब मिलने ही वाली है, इसलिए तुम चाहो तो मेरे साथ शादी कर सकती हो, क्योंकि जब से तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तब से तुम्हारे ऊपर नज़र पड़ते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन मेरे पास जॉब ना होने के कारण मैंने तुमसे शादी के बारे में तो क्या, दोस्ती के बारे में भी कुछ ना बोल पाया। लेकिन अब मुझे भरोसा है कि मुझे आज नहीं तो कल जॉब तो मिल ही जाएगी, इसलिए आज मैं शादी के बारे में तुमसे बात कर सकता हूँ। राजन की बातें सुनकर दिशा फूले नहीं समाई, क्योंकि उसने भी नोटिस किया था कि राजन उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन जब उसने कुछ भी नहीं कहा तब उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वह एक चरित्रवान लड़की थी। जब राजन ने उससे शादी के बारे में बात की तो उसने उस बारे में अपनी माँ और दादी को भी बताया। लड़का उनकी ही जाति बिरादरी वाला था, इसलिए उन्होंने भी मना नहीं किया और देखते ही देखते वह समय भी आ गया जिस दिन दिशा और राजन की शादी होने वाली थी, और बड़े ही धूमधाम के साथ उन दोनों की शादी भी करवा दी गई। दिशा की शादी के लिए भी कमला जी ने अपने खेत का कुछ हिस्सा बेच दिया ताकि उसकी शादी भी धूमधाम से हो सके। सपना देखती कि उनकी बहनों की शादी के लिए जब उसकी दादी खेत बेचती हैं, उनका चेहरा बहुत ही उदास हो जाता है। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह तभी शादी करेगी जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, और उसने मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उधर दिशा की शादी होते ही बारात जैसे ही विदा होकर राजन के घर पहुंची और दिशा ने अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा ही था कि राजन का ज्वाइनिंग लेटर उसे मिल गया कि उसे सरकारी नौकरी मिल चुकी है। उस खबर ने तो दिशा का मान सम्मान को दुगना बढ़ा दिया। सभी लोगों के मुंह से दिशा के लिए तारीफें ही निकलती कि दिशा के शुभ कदम पड़ते ही उसको नौकरी मिल गई। बहू तो लक्ष्मी का ही रूप है, बहू के आते ही खुशी तो दुगनी हो गई। इस प्रकार घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन सपना को दिशा और नेहा के बिना बहुत ही सूनापन लगने लगा था। उसने अब अपने आप को किताबों को दुनिया में ही व्यस्त कर लिया था। वही रमा जी और कमला जी सोच रही थी कि वे लोग सपना को इतना पढ़ाएंगे और उसकी शादी तभी करेंगे जब तक वह अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए, क्योंकि सपना हमेशा से यही कहती आ रही थी कि वह शादी कभी नहीं करेगी, वह तो अपनी माँ और दादी की सेवा करेगी। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ और दादी उसकी बातों पर हंसती और कहती, बेटा, जिस प्रकार तुम्हारी दोनों बहनें अपने ससुराल गई हैं, उसी प्रकार तुझे भी एक दिन ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। तब वह उनसे ही उलझ जाती कि क्यों एक लड़की को एक दूसरे के घर जाना पड़ता है, लड़का क्यों नहीं जा सकता। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी मासूमियत पर उसकी माँ और दादी
उस पर निहाल हो जाती। लेकिन सपना को पढ़ाई के दौरान तब परेशानियां आती जब उसे फीस जमा करनी होती, प्रोजेक्ट के लिए सामान जुटाना पड़ता या प्रैक्टिकल के लिए सामान खरीदना होता। तब उसे अपनी माँ या दादी से पैसे मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह कभी कभी अपनी सहेलियों से मदद मांग लिया करती। उसकी सहेलियां भी ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से ही थी, इसलिए वे लोग सपना की तकलीफ को समझ तो सकती थी कि उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके पास भी उतना ज़्यादा धन नहीं होता था कि वह लोग भी सपना की मदद आसानी से कर सके। लेकिन उन्हीं लोगों की क्लास में एक अमीर बाप की बेटी पढ़ती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी ने जब से जन्म लिया था तंगी या गरीबी क्या होती है वह जानती ही नहीं थी, जिसे वह कबाड़ समझकर फेंक दिया करती। उसी चीज से उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियां जुगाड़ करके अपने लिए उपयोगी चीज बना लिया करती। कभी कभी तो गौरी किसी भी चीज को यूं ही किसी को भी बिना सोचे समझे दे दिया करती थी। इसलिए क्लास की सभी लड़कियां मदद मांगने उसके पास जाया करती थी और गौरी उन्हें किसी भी चीज को सम्मान के साथ या सहर्ष नहीं देती थी, बल्कि उन्हें चार बातें सुनाकर और फेंक कर तो कभी धक्का देकर हटाते हुए देती। मतलब वह ये जताना चाहती थी कि वे उन्हें वह सामान देकर उनकी मदद कर कर उन पे एहसान कर रहे हैं। इसलिए सपना उसे कभी कोई चीज नहीं लेना चाहती थी। लेकिन गौरी कभी कभी अपनी क्लास की सभी लड़कियों को पहले से ही कुछ ना कुछ कीमती सामान देकर अपने पक्ष में कर लिया करती और उसे कह देती कि कोई भी सपना का मदद नहीं करेगा। मैं भी देखती हूँ कब तक वह मुझसे मदद नहीं मांगती। तभी एक दिन मैडम ने कहा कि 4 दिनों में ही प्रोजेक्ट तैयार करके जमा करना है, जिसके लिए सामान की कीमत लगभग तक 5,000 तक होगी। अब अचानक से माया दादी से 5,000 मांगना सपना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने अपनी सहेलियों से मदद मांगी। सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने कहा कि अभी गौरी से मदद ले लो, बाद में तुम्हारे पैसे जैसे जैसे पैसे होते जाएंगे तुम्हारे पास उसे वापस कर देना। क्योंकि सपना ने कुछ दिनों पहले ही अपनी माँ से सुना था कि उसकी बड़ी बहन दिशा के बेटा हुआ है, इसलिए उसकी ससुराल में नेक के तौर पर सभी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाना होगा। उसके लिए उसकी माँ आस पड़ोस से पैसे मांगती फिरती तो दादी अपनी तिजोरी में से कुछ पुराने गहनों को बेचने के लिए ढूंढती रहती। अपनी माँ और दादी की चिंता और बेबसी सपना से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वह सोच रही थी कि अपनी पढ़ाई का खर्च वह जैसे तैसे जुगाड़ करके कर ले तो उसकी माँ और दादी को ज्यादा भरना ना पड़े। इसलिए सपना ने मजबूरन गौरी से मदद मांगना ही उचित समझा और गौरी से कहा कि वह फिलहाल उसकी मदद कर दे और उसके पास जैसे ही पैसों की व्यवस्था हो जाएगी वह वापस कर देगी। गौरी ने कुटिल मुस्कान हंसते हुए कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इससे पहले बहुत उछल दी थी महारानी। तू कह रही है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं तो इतनी सारी सभी लड़कियों की मदद करती हूँ, तो तू भी एक और सही, तुझे मैं मदद तो कर ही सकती हूँ। लेकिन हाँ, तुझे तेरी जानकारी के लिए बता दूँ और तू अच्छी तरह से कान खोल कर सुन ले, मैं जिसे एक बार में जो भी चीज़ दे देती हूँ उसे वापस नहीं लेती, समझी? तुझे मालूम नहीं है क्या कि मेरे पापा इस एरिया के सबसे बड़े और जाने माने बिजनेसमैन हैं, इसलिए मैं किसी भी भिखारी के द्वारा लौटाए गए रुपए वापस नहीं लेती हूँ। बोल, तुझे कितने रुपए चाहिए? सपना को उसकी बातें सुनकर तो ऐसा लगा कि वह वहां से बिना पैसे लिए ही तुरंत वापस चली जाए, लेकिन उसे उस समय पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उसने उसकी कड़वी बातों को जहर के घूंट समझकर पीकर चुप रह गई और बोली, गौरी मुझे 5,000 रुपये चाहिए। गौरी हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात के लिए ऐसे खड़ी है जैसे लगता है कितना बड़ा अपराध करके आई हो। कहते हुए उसने अपने पर्स से 5,000 रुपये निकाले और उसके मुंह पर मारते हुए
फेंक कर देते हुए बोली, ले ले जो लेना है तुझे, तू भी क्या याद रखेगी। और हाँ, एक बात याद रखना, इन पैसे को लौटाने का कष्ट मत करना, समझी, वरना तेरे जैसे गरीब भिखारी लड़की अगर एग्जाम में फेल हो गई तो यही बहाना बनाती रहेंगी कि प्रोजेक्ट के पैसे जुटाने में रह गई थी, इसे पढ़ाई नहीं कर पाई। इसलिए कॉलेज के बाद जो भी टाइम मिलता है ना, उसे मजदूरी ना करते हुए पढ़ाई कर लिया करना, ताकि कुछ तो नंबर ले आएगी, ताकि हमारे कॉलेज का नाम भी रोशन हो जाए। सपना ने गौरी से उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह उसका पैसा वापस करके ही रहेगी। सपना को गौरी की बातें कांटों की तरह चुभ रही थी। उसने पढ़ाई के साथ साथ कुछ अमीर लोगों के घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया, ताकि वह गौरी के पैसे वापस कर सके। गौरी के पढ़ाने का तरीका, उसके बोलने का ढंग सभी बच्चों के माता पिता को बहुत पसंद आया। जो बच्चे क्लास में हमेशा पीछे रहते थे वे अच्छे नंबर लाने लगे थे। जो बच्चे कभी क्लास में जवाब नहीं दे पाते थे वे सभी सवालों के जवाब जल्दी जल्दी देने लगे। बच्चों में आए परिवर्तन से उनके स्कूल के टीचर भी दंग रह जाते। उनके माता पिता से पूछते हैं कि आजकल बच्चों को घर में कौन पढ़ा रहा है, जो पढ़ाई में इतने अच्छे होते जा रहे हैं। अपने बच्चों की प्रगति देखकर सभी माता पिता खुश हो जाते और सपना को खुश होकर उसने जितनी ट्यूशन फीस मांगी थी उसे ज़्यादा ही देते। इस प्रकार सपना के पास पैसों की व्यवस्था भी जल्दी हो गई। सपना ने पूरे 5,000 रुपये लाकर गौरी के हाथ में थमा दिए। जब सपना ने गौरी के हाथ में पूरे 5,000 रुपये थमाए तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गाल पर थप्पड़ों की बरसात कर दी हो। उसने उन रुपयों को लेकर अपने पास कुछ ऐसी लड़कियों को बुलाया जो आर्थिक रूप से कमजोर थी और उन रुपयों को उनके मुंह पर मारते हुए बोली, जिसे जितने रुपए चाहिए ले लो। एक भिखारी दूसरे भिखारी के लिए पैसे कहीं से बिटोर कर लाई है। सपना ने वह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा। उसे वह सब देखकर बहुत बुरा तो लगा, क्योंकि उसने उन रुपयों को बहुत ही मेहनत करके कमाया था। फिर उसने अपने मन को समझाया कि रुपए गौरी के थे, उन रुपयों को वह जैसा चाहे उपयोग कर सकती है, इसलिए उसके बारे में उसे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब गौरी जब तक सपना की गरीबी का मजाक उड़ाने का मौका ढूंढती रहती, लेकिन सपना ने भी मन में ठान लिया था कि वह भले ही और ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेगी और पैसे इकट्ठे करके रखेगी, लेकिन वह गौरी से मदद नहीं लेगी। अब जैसे जैसे सपना का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, सपना अपने कॉलेज में फर्स्ट आई और गौरी तो सब्जेक्ट में पास भी नहीं हो पाई। फिर दोबारा परीक्षा देने के बाद बड़ी मुश्किल से पास हुई। ग्रेजुएशन पूरा होते ही गौरी ने पढ़ाई छोड़ दी। वह मेहंदी और ब्यूटी पार्लर जैसी कोर्स अपने मनोरंजन के लिए करने लगी। वहीं सपना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने यूपीएससी की तैयारी के लिए डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया, ताकि उसे कुछ समय ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी मिल जाए। अब घर के हालात भी उतने अच्छे नहीं थे कि सपना जितना कहती उसकी माँ उसे उतने पैसे दे देती। इसलिए जब उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने की बात कही तो उसकी माँ और दादी भी मान गई। सपना ने पूरे 3 साल तक यूपीएससी की तैयारी की। उसके बाद परीक्षा देने के लिए तैयार हुई। पहले ही अटेम्प्ट में उसने प्री तो क्लियर कर लिया, लेकिन मेंस नहीं कर पाई। इसलिए वह बहुत ज़्यादा निराश हो गई। परंतु जब उसकी माँ और दादी ने उसे समझाया कि लोगों के बच्चे तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते हैं, फिर भी एक ही बार में प्री भी नहीं निकाल पाती, जबकि तुमने तो घर में ही रहकर दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद अपनी पढ़ाई की, ना ही तुम्हें कोई गाइड करने वाला है, ना ही बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रही हो तुम। इसलिए ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करके एग्ज़ाम देना। हमारी बेटी कायर या बोझदिल नहीं है, ये तो बहादुर और साहसी है। हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि एक दिन हमारी बेटी अपना और हमारा सपना ज़रूर पूरा करेगी, क्योंकि नाम ही इसका सपना है
कहकर सभी लोग हंस पड़े। अपनी माँ और दादी की बातें सुनकर सपना को बहुत ही संतुष्टि का अनुभव हुआ। उसने भी अपने मन में ठान लिया कि इस बार वह फिर से मेहनत करेगी और अपनी माँ और दादी को निराश नहीं होने देगी। अब सपना दिन दूनी रात चुगनी मेहनत करने लगी। जब वह सोती तब भी उसे सपने में वही प्रश्न दिखाई देते। उसे ऐसा दिखता जैसे उसके सामने उसके टीचर बैठे हैं और वह उनके सवालों के जवाब दे रही है। वह सपने में भी सारे उत्तर को ही रिपीट करती रहती। जब एग्जाम का समय आया, इस बार सपना को थोड़ी घबराहट भी थी तो थोड़ी संतुष्टि भी थी। घबराहट इसलिए कि अगर वह अच्छे नंबर नहीं ला पाई तो उसकी माँ और दादी को क्या जवाब देगी, और संतुष्टि इसलिए कि उसने इतनी पढ़ाई की थी, उसे स्वयं पर इतना विश्वास था कि इस बार वह अच्छे नंबरों के साथ पास हो ही सकती है। अब वह समय भी आ गया जब सपना को एग्जाम देने जाना था। उसने एक बार पहले ही एग्जाम दे दिया था, इसलिए उसे घबराहट थोड़ी कम लग रही थी। अब वह एग्जाम देने गई तो एग्जाम सेंटर में जाते ही उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने तैयारी बहुत अच्छे से की थी, इसलिए वह एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जब उसने सारे प्रश्नों के जवाब लिखना शुरू किए तो उसने लिखने में बड़ा मज़ा आने लगा और ऐसे स्टिक जवाब लिखे कि उसकी उत्तर पुस्तिका चेक करने वाले भी खुश हो जाएं। इस बार उसने एग्ज़ाम देने के बाद अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जब रिजल्ट आया तो पता चला वास्तव में सपना का रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसकी दोनों ही एग्ज़ाम प्री और मेंस दोनों ही क्लियर हो गए। अब बारी थी इंटरव्यू की, तो सपना इंटरव्यू के लिए रोज़ ही कुछ ऐसे सवाल सेलेक्ट कर लिया करती थी और अपने कमरे में बैठकर खुद ही प्रश्न करती और खुद ही उसके उत्तर देती। और उसे लगता कि कहीं पर उसने गलती की है तो उसे सुधारने का प्रयास करती। फिर जब इंटरव्यू की डेट बहुत नज़दीक आ गई तो उसने अपनी माँ से कहा कि वह उससे प्रश्न करे और वह उसका जवाब देगी, और जहाँ उसने गलती की है तो वह वहाँ गोला लगा दे ताकि वह दोबारा उसे याद रख सके। इस बार सपना ने अपने घर में ही रहकर इंटरव्यू की तैयारी भी कर ली। जब वह इंटरव्यू देने गई तो उसे इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों ने साधारण से प्रश्न को भी ऐसे घुमा फिरा कर पूछे कि साधारण से पढ़ाई करने वाले तो वही चक्कर खाकर गिर जाए। लेकिन सपना ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। उसने भी उनके सारे सवालों के जवाब निर्भीक होकर दिए। उसका कॉन्फिडेंस देखकर सारे इंटरव्यूअर बहुत खुश हो गए और सपना फर्स्ट रैंक के साथ आईएएस ऑफिसर बन गई। जब सपना आईएएस ऑफिसर बनी, उसके घर में आस पड़ोस में खुशियों की लहर दौड़ गई। तब गौरी अपने मम्मी पापा के साथ विदेश घूमने गई हुई थी। एक दिन जब सपना को किसी रेड में जाना था, लेकिन वहां अपनी पहचान छुपाकर जाना था क्योंकि किसी जघन्य अपराध के अपराधी को रंगे हाथ पकड़ना था। इसलिए सपना साधारण सी साड़ी पहने हुए थी। तब उसकी मुलाकात गौरी से होती है। उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, अरे ओ गवार, तू यहाँ इधर किससे मिलने आई है? तभी वह उसी कार के पास खड़ी होकर अपना फोटो शूट करवाने लगती है और ऐसे ऐसे पोस्ट देने लगी कि सपना जैसे ही अपनी कार में बैठने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगी तो उसके साथ सपना की फ़ोटो भी आ गई। तभी गौरी उसकी फ़ोटो अपनी फ़ोटो के साथ देखती है तो वह उस पर भड़क जाती है और उस पर हाथ उठा देती है और कहती है, गवार, तुझे यहाँ मेरे पास आने के लिए किसने कहा? और इतनी बड़ी गाड़ी के आसपास भटकने की तेरी हिम्मत भी कैसी हुई? और इतनी बड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही है। कहीं इस गाड़ी से चोरी करने का इरादा तो नहीं है ना तेरा? तुझे पता भी है कि एक पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी, और मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, समझी? उसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। उसे किसी अर्जेंट काम से आना पड़ा है। यहाँ के काम से फ्री होते ही हम दोनों आज 5 स्टार होटल में जाकर एंजॉय करने वाले हैं। और तू यहाँ करने क्या आई है? तूने आज भी लोगों से भीख मांगना, चोरी करना नहीं छोड़ा क्या? चल हट भी, कहकर उसने उसे ऐसा धक्का दिया कि वह वही जमीन पर गिर पड़ी। तभी सपना
अपने आप को संभालती हुई उठी और गुस्से से 2 थप्पड़ गौरी के गाल पर चढ़ दिए। सपना के 2 थप्पड़ क्या मानना हुआ, गौरी ने वहां कोहराम मचा दिया। वह वही चीखने और चिल्लाने लगी। सपना कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन गौरी ने उसे बोलने ही नहीं दिया और उसने तुरंत ही अपनी बॉयफ्रेंड, जो एक पुलिस कर्मी था जिसका नाम रोहन था, उसे फोन कर दिया। रोहन भी थोड़ी देर में वहां आ गया। गौरी रो रो कर और चीख चीख कर सपना को गालियां देती हुई बोली, रोहन, इस गवार को चोरी के इल्जाम में अभी की अभी गिरफ्तार कर दो, क्योंकि इसने तुम्हारी इस सरकारी गाड़ी से चोरी करने की कोशिश की है। मैंने इसका वीडियो भी बनाया है ताकि तुम पूरे सबूत के साथ इसे अपने सीनियर सर को दिखा सको। तब रोहन ने गौरी की बात को ध्यान न देते हुए सपना को सैल्यूट किया। गौरी ने जब ये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह बिना पलक झपकाए रोहन को देखती ही रह गई। रोहन ने सपना से कहा, मैम, आप खड़ी क्यों हैं? आप गाड़ी में बैठे ना, यहाँ का सारा काम हो गया है, अब हमें अगली लोकेशन पर जाना है। गौरी से रोहन रोहन कहती रह गई, लेकिन रोहन ने सम्मानपूर्वक सपना के लिए कार का दरवाज़ा खोला और गौरी को एक तरफ हटाया और अपने सीनियर ऑफिसर को सपना के साथ कार में बैठाया और अगले लोकेशन के लिए रवाना किया और खुद बाइक से आने के लिए कहकर रुक गया। उसकी जाते ही गौरी रोहन पर भड़कते हुए बोली, रोहन, मैं ये क्या देख रही हूँ? अगर यही बात कोई दूसरा मुझे बताता तो मैं यकीन ही नहीं करती, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। फिर भी मुझे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उस गवार को तुमने मैम कहा और अपने सीनियर ऑफिसर के साथ उसे भेज दिया। आखिर उस गवार ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम उसको इतना मान सम्मान दे रही हो? और मैंने रो रो कर बताया कि उसने मेरे साथ क्या किया है, तो तुमने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तब रोहन ने बताया, गौरी, सपना मैम हमारे जिले की कलेक्टर बन चुकी हैं और इनके रहते छोटे से छोटे या बड़े से बड़े अपराधी भी बच नहीं सकते हैं। आज तक जितने भी कलेक्टर आए हैं, सभी लोग आकर आराम से या तो अपने घर पर रहते थे या फिर काम की अधिकता का बहाना बताकर ऑफिस में ही रुके रहते थे। लेकिन सपना जी ने जब से अपना पदभार संभाला है, तब से सारे अपराधियों की हवा गुल हो गई है। अगर तुम्हारे पापा भी किसी भी प्रकार का नंबर 2 का काम कर रहे होंगे तो तुम उन्हें सतर्क कर देना कि वह बचकर रहे, वरना सपना मैम का डंडा किसी के भी सिर पर पड़ सकता है। गौरी ने जब रोहन के मुंह से सपना के बारे में सुना तो वह तो हक्के बक्की रह गई। उसे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह भूत बनी वही खड़ी रह गई। तभी रोहन ने उससे कहा कि गौरी, मुझे मेरी सीनियर्स का बार बार फोन आ रहा है, मुझे उनके पास जाना ज़रूरी है। हम लोगों ने 5 स्टार होटल में जाकर एंजॉय करने का प्लान बनाया था, उसे फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं। कि अगर उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना ही वह वहाँ से चला गया। गौरी से तब तक देखती रह गई जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। अगली लोकेशन में जब रोहन ने जाकर देखा तो क्या देखता है कि उस केस का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड गौरी के पापा प्रताप ही था, जो ड्रग्स की सप्लाई बड़े पैमाने में विदेशों में किया करता था। प्रताप के पकड़े जाने से पूरे मार्केट में हो हल्ला हो गया कि जिस प्रताप की छवि आज तक लोगों के बीच एक समाज सुधार समाज सेवक के रूप में थी, आज एक बहुत बड़े ड्रग्स के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है। लोग कहते, तभी कहा जाता है, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। वैसे ही प्रताप समाज में कुछ अलग ही रूप में दिखाई देते थे, परंतु उनका असली चेहरा कुछ और ही था। गौरी ने जब ये समाचार सुना तो उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने रोहन को फोन किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन रोहन की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसकी मदद के लिए अपने सीनियर से निवेदन करे या सपना से कुछ सिफारिश कर सके। इसलिए उसने गौरी से साफ साफ कह दिया कि केस ही इतना बड़ा है और बड़े लोगों के हाथ में है,
कि वह उसकी मदद करने में असमर्थ है। गौरी ने पूछा कि इस केस में कौन सा सबसे बड़ा अधिकारी है जिसे मैं बात कर सकती हूँ। और उसने ये भी पूछा कि तुमने उस दिन वो साधारण सी दिखने वाली औरत को मैम क्यों कहा था? वे कौन है आखिर? तुम उसे जानते हो क्या? क्या वे तुम्हारे स्टाफ की कोई सीनियर ऑफिसर है जिसे तुमने सैल्यूट किया और मैम भी कहा? तब रोहन ने उसे बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि हमारे जिले की कलेक्टर है, जो छोटे बड़े सभी अपराधियों को सजा दिलाने में अपनी पूरी भूमिका निभाती है। उनके पदभार संभालते ही भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर के तो तोते ही उड़े हुए हैं। वह कभी किसी मुजरिम को बचाने के पक्ष में ही नहीं रहती, वह उसी सजा दिलाकर ही रहती है, फिर उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। वह बिल्कुल भी नहीं डरती। रोहन के मुंह से सपना के बारे में इतना सब सुनकर गौरी समझ गई कि लड़की वास्तव में सत्य की मूर्ति है। लेकिन उसे विश्वास था कि वह उसे अपनी दोस्ती के बारे में याद दिलाएगी और जब ज्यादा नहीं मानेगी तो उस दिन की बात याद दिला देगी जिस दिन उसने उसे 5,000 रुपये मदद के रूप में दिए थे। गौरी ने सपना से मिलने का पूरा प्लान बना लिया और दूसरे दिन उससे मिलने उसके घर गई और उसके घर जाते ही उससे कहा, अरे सपना, तुमने मुझे पहचाना? मैं गौरी, तुम्हारे क्लासमेट। कुछ याद आया? कौन गौरी? और कौन सी क्लासमेट? तुझे तो याद ही नहीं है। सपना ने कहा, अरे तुझे याद नहीं है? मैंने तुझे 5,000 रुपये मदद के रूप में दिए थे, भूल गई? अरे हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुमने वही पैसे दिए थे ना, तो तुम्हारे पापा की हराम की कमाई के पैसे थे। लेकिन मैंने उन रुपए को अपने खून पसीने एक करके कमाए थे और तुम्हें बाइज्जत वापस किए थे, और तुमने उन रुपयों की कोई कदर ही नहीं की और अपने दोस्तों के ऊपर यूं ही उड़ा दिए थे। मैं उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ ना गौरी, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। और तुमने अभी कहा ना, तुमने उन रुपयों को मुझे मदद के रूप में दिया था और मैंने उन रुपयों को वापस भी कर दिया था। तो कैसी मदद, कैसा एहसान? हाँ, मैं तुम्हारा एहसान तब मानती जब तुम मेरे द्वारा लौटाए गए रुपयों की इज्जत करती, लेकिन तुमने तो उन रुपयों को ऐसे उछाल दिया जैसे वो पैसे ना होकर कोई कागज का टुकड़ा हो। और तुम मेरी दोस्त या क्लासमेट कब से हो गई? उस दिन मेरी कार के पास खड़ी होकर मुझे धक्का देकर गिरा दिया और तोहफे के रूप में क्या शब्द उपहार में दिया, गरीब, चोर, भिखारी। मैं उस कार से चोरी करने के उद्देश्य से उस कार के पास नहीं गई थी गौरी। मैं तो तुम्हारे पापा के काले कारनामे का काला चिट्ठा खोलने गई थी। और तुम यहाँ किस मकसद से आई हो वो भी मैं सब जानती हूँ। यही ना कि तुम्हारे पापा प्रताप की बदनामी होने से रोक दूँ। लेकिन सॉरी यार, तुमने ये कहावत तो सुनी ही होगी, बोए बीज बबुल का तो आम कहाँ से पाए। तुम्हारे पापा ने बबुल के बीज बोए हैं गौरी, तो बबुल ही मिलेगा ना। अब तुम आम पाने की इच्छा रखती हो तो ये कैसे संभव है? अब ये केस सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है, सभी बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुका है, तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और तुम्हें आज मेरी सच्चाई पता चल रही है कि मैं जिला कलेक्टर बन चुकी हूँ, तो तुम यहाँ तक आई हो। कॉलेज में तो सब ठीक था, तुमने मेरे साथ जैसा भी व्यवहार किया था, लेकिन कॉलेज के इतने सालों बाद भी हम दोनों मिले तो तुमने मेरे साथ ठीक से बात नहीं की, बल्कि वहाँ भी तुमने मेरी इंसल्ट की। और जैसे तुम्हें पता चला कि मैं ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गई हूँ तो तुम दुम दबाकर चली आई, अपनी दोस्ती की दुहाई देने, अपनी मदद की दुहाई देने। अगर तुमने सच्चे मन से मदद की होती तो मैं उस मदद का एहसान कभी नहीं भूल पाती। लेकिन तुमने क्या किया? मेरे द्वारा लौटाए पैसों का मजाक बनाया, जबकि वो पैसे मेरे लिए कितने मायने रखते थे। आज उसी लाइन में भगवान ने तुम्हें लाकर खड़ा कर दिया है। आज तुम्हें अपनी इज्जत कितनी प्यारी लग रही है। अपनी इज्जत के खाते तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन इज्जत वापस कर दो। उन दिनों तुम मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी ना, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि काश
मेरे पास भी इतनी पावर होती कि कोई भी मेरी गरीबी का मजाक ना उड़ा पाता। लेकिन गौरी ने सपना के आगे हाथ जोड़ लिए और रोते हुए कहने लगी, प्लीज सपना, मुझे नादान समझकर, अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो, लेकिन मेरे पापा को बचा लो। तब सपना ने गौरी से कहा कि वे उन्हें एक ही शर्त पर बचा सकती है, अगर प्रताप अपनी गलती स्वीकार करते हैं और उनके साथ और कौन कौन शामिल है उनके बारे में सब कुछ बताते हैं, तभी वे उन्हें बचाने के बारे में सोचेगी। गौरी ने सपना से वादा किया वे अपने पापा से बात करेगी कि सपना जैसा चाहती है उसके पापा वैसा ही करेंगे। गौरी ने जेल में जाकर अपने पापा से मिलने की परमिशन मांगी और उन्हें सारी बातें बताई जो सपना और उसके बीच हुई थी। प्रताप भी तैयार हो गए सपना को सारी सच्चाई बताने के लिए। इस प्रकार सपना के नेतृत्व में कई सालों से चल रहे ड्रग्स केस का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड पकड़ा गया और गिरधर राव की पेशी चलती रही। लेकिन उसे बेल तो मिल गई, इसके पहले तो उसे बेल भी नहीं मिलने वाली थी। गौरी ने सपना को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और प्रताप ने भी अब ड्रग्स जैसे बेईमानी का धंधा छोड़कर ईमानदारी का काम अपना लिया और भले ही 4 की जगह 2 ही रोटी खाने को मिले, लेकिन अब से बेईमानी नहीं करने का सच्चा वचन सपना को दिया। अब सपना के अच्छे कार्य की चर्चा सभी जगह होने लगी। कमला जी और रमा जी भी अपनी बेटी के कार्य के बारे में सुनकर फूले नहीं समाती थी। रमा जी ने अपनी सास कमला जी से कहा, माँ देखिए ना, यही सपना है जो अपने पिता को हमेशा उनके सपने में आकर कहती थी कि बेटी होने पर निराश मत होना और आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या करें, जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। परंतु किसी भी बेटी के आने से हमें दुख नहीं बल्कि सुख की प्राप्ति हुई है, क्योंकि दोनों दामाद भी बेटा की तरह हमसे प्यार करते हैं और सपना बिटिया ने तो हमारे कुल का नाम भी रोशन कर दिया। सपना की कार्य को देखकर तो सपना की माँ और दादी के सारे गम खुशियों में बदल गए थे। अब जो गौरी पहले जिस सपना से जितना ज्यादा नफरत किया करती थी उसे कहीं ज्यादा प्यार और इज्जत करने लगी थी। उसे भी समझ में आ गया था कि घमंड का घर 4 दिनों के लिए होता है, लेकिन मानवता, विनम्रता, सहनशीलता जीवन भर के लिए होती है। अब सपना के घर में छोटे बड़े जो भी कार्यक्रम होते गौरी जरूर जाती, वैसे गौरी के घर में भी छोटे बड़े कार्यक्रम होते तो सपना उसके घर जाती। अब दोनों सहेलियों में नफरत की जगह प्यार ने डेरा डाल दिया था। प्रताप भी सपना को आशीर्वाद देते नहीं थकते थे कि आज सपना बेटी की वजह से ही उन्हें सही रास्ता मिल गया। ये तो उनका एक दिन भी ऐसा नहीं था जो बिना डर के गया हो। रोज ही वह डरते रहते थे कि कब न पुलिस का छापा उनके कारोबार में पड़ जाए और वे बर्बाद हो जाए। लेकिन आज वे सुकून की सांस ले रहे हैं और ये सब हुआ सपना बेटी की वजह से ही। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।